हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पर। अभी तक हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 25 तक अपलोड कर दी है। यदि किसी कारणवश आपने इस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देखिए, सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको BSPSC की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। दोस्तों आपको बता दें, हमने जो पैड बैच स्टार्ट की थी टेलीग्राम पर, उसमें आपको हम ज्योग्राफी में दर्रा करवा चुके हैं। ठीक है, तो जो भी दोस्तों आप पेड बैच में जुड़े हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, आप ये सभी प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में दर्रा स्थित है ना, वो कौन सी आपके पास है, दीफू दर्रा स्थित। ठीक है, यह जो दीफू दर्रा जो है ना, ये भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र में चारों एक पहाड़ी दर्रा है। यानी कि दीफू दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे बनिहाल दर्रा की। तो दोस्तों बनिहाल दर्रा की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर में, दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, कौन सी, बनिहाल दर्रा। ठीक है दोस्तों, जोजिला दर्रा की हम बात करें तो ये भी कहाँ पड़ती है, तो जम्मू और कश्मीर में जोजिला दर्रा देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारे प्रश्न का निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे। दोस्तों वो कौन से थे जो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन थे, उसके प्रथम पूर्ववर्ती थे। तो उनका नाम था दोस्तों पुलकेशिन प्रथम। क्या था, पुलकेशिन प्रथम। दोस्तों बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ही था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हुए सवाल की ओर, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। एंजाइम जो है ना, एक ऐसा चीज़ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी भी सजीव द्वारा, यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उसको उत्पादित पदार्थ को हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिका खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई थी। इसे भी आप याद रखेंगे, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों रेबोसोम को क्या कहते हैं, तो रेबोसोम को, कोशिका में रेबोसोम होता है, और रेबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। बाजार में उपलब्ध अन्य श्रेणियों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो जो है ना ऋण कहलाता है, वो है सुलभ ऋण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब निकल के आ जाएगा, सुलभ ऋण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों दीपा अनापरा पुस्तक लिखी गई है, इसका नाम है द जिन पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों वो अनुच्छेद कौन सा है, देखिए अनुच्छेद नंबर 7 जो है ना, ये पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद नंबर 7 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर EET प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी। तो दोस्तों वो कौन सी समिति थी जिसने EFT प्रणाली को स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी। तो दोस्तों उसका नाम क्या था, सेरा समिति। ठीक है, और 1995 में इन्होंने इस समिति को गठन किया था। अगला सवाल आपके पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो कालीबंगन और बालाथल है ना, ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, ये आपके राजस्थान राज्य में पड़ता है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहाँ किया गया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में आपको क्या कहा गया था, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। बिहार में किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है। दोस्तों बिहार की हम बात कर लेते हैं, तो बिहार में सबसे अधिक जो खनिज है वो आपकी पायराइट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके पास है कि यदि भरबल को स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है,
अपडेट को दोस्तों ये लिखा जाता है। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स को क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए VERBEL है ना, इसमें जो आपका अंग्रेजी का 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षर में से जो पहले नंबर पर आता है, यानी कि संख्या के अकॉर्डिंग इसमें जो है ना बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। जैसे कि VERBL, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, ए, इसका वैल्यू कितनी होती है 1, यानी सबसे पहले 1 आ गया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद दोस्तों 2, बी की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, यानी एक के बाद 2। उसी प्रकार से सी की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। ओ कितना होता है 15 होता है। एम कितना 13 होता है। पी 16, एल 12, ई 5 और एक्स 24 होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों 3 के बाद क्या 5 लिखेंगे तो 35, यानी कि जो ऑप्शन हमारा 35 शुरू होगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए सभी ऑप्शन जो 35 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको काट नहीं सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 3 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होना चाहिए था, तो उसके बाद आपके पास L 12 होना चाहिए था। तो 3 5 12, 3 5 12 कहाँ दोस्तों है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में दे रखा है। हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन पहला और दूसरा ऑप्शन कट चुका है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे L के बाद दोस्तों क्या होगा, M हो जाएगा, क्योंकि M 13, L 12 हो गया, M 13 हो गया। तो 35 12 13, 35 12 13 दोस्तों कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है, 8 14 27 64 139 362। ठीक है दोस्तों, इसे आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो है ना आपके पास कौन सी संख्या आ जाएगी, तो 809 दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। लड़का है, विद्यार्थी और क्रिकेटर है। दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए दोस्तों। देखिए कुछ लड़का क्या होते हैं विद्यार्थी भी होते हैं, और कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं क्रिकेटर होते हैं, और कुछ क्रिकेटर क्या होते हैं लड़के होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर कुछ कुछ का बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अर्जेंटीना, पेसो, हंगरी। दोस्तों अर्जेंटीना की मुद्रा क्या होती है, पेसो होती है। उसी प्रकार से जो हंगरी है, यहाँ की मुद्रा दोस्तों कौन सी हो जाएगी, वो फोरिंट हो जाएगी। ठीक है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे के से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों वो कौन सा चिन्ह को हम प्रतिस्थापित करेंगे तो ये समीकरण सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ना प्रतिस्थापित करेंगे तो ये समीकरण सही हो जाएगा। एक पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 2 वाले पृष्ठ के विपरीत संख्या पे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि यहाँ पे 4 4 है ना, तो किसी एक को कॉमन मान लीजिए और उसके बाद राइट क्लॉक घुमा दीजिए। जैसे कि यहाँ पहले वाले नंबर में देख लेते हैं, ए नंबर में देखिए यहाँ से हम 4 ले लेंगे, उसके बाद क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो 4 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पे 4 2 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको दो का विपरीत पूछा जा रहा है। तो 2 का विपरीत क्या यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपका, 1 दिख रहा है, यानी कि 1 जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिए गए 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो असंगत है, विरोधाभास है, प्रमाणित है, पहेली है, रहस्यमय है। तो दोस्तों आपको बता दें जो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा, तो प्रमाणित, यानी तो विरोधाभास हो गया, पहेली हो गया, रहस्यमय हो गया। ये तीनों क्या होती है, एक सीक्रेट चीज़ होती है, लेकिन प्रमाणित जो है जिसको प्रमाणित का दिया जा चुका है वो क्या होगा यहाँ पे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं सवाल की ओर। नीचे दी आकृति में से कागज़ को काटने मोड़ने पर क्या दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना तो उसको आपको देखने को ये मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले संख्या से है। दोस्तों 8 है, 8 के बाद दोस्तों क्या है आपके पास, तो 198 हो रहा है, तो 12 से क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, 8 गुना 8 गुना 3 प्लस 6 यदि करेंगे तो 8 198 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 12 गुना 12 ठीक है, 12 गुना 12 गुना 3 प्लस 6 दोस्तों करेंगे ना तो उसके बाद आपके पास जो है ना 433 438 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। दोस्तों हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यदि आप दर्पण को यहाँ पर रख देंगे ना, यहाँ पर, तो आपका प्रतिबिंब जो कैसा बनेगा वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, ई बनेगा ना आपका, तो ई से जो शुरू होगा वही प्रश्न का आंसर होगा। तो ई से ये शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा
हो सकता है। दोस्तों हम डी का देख लेते हैं, तो डी इस टाइप से बना हुआ है, तो दर्पण में क्या होगा, उल्टा बन जाएगा ना, इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि दोनों में सही दे रखा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। यू में दोस्तों कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो यू में कोई चेंजमेंट नहीं है। टी में दोस्तों जहाँ पे टी है ना, यू के बाद टी है, यू के बाद टी, यहाँ पे यू के बाद एन है, यहाँ ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो बच जाएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है, प्रादेशिक का सही वर्तनी कौन सी लिखी हुई है आपको बताना है। देखिए प्रादेशिक जो होती है ना, ऑप्शन नंबर 3 प्राक द्वयिका तदम स्वहस्तिका कौद, ये होती है प्रादेशिक जो सही स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। व्यवहारिक किसका पर्यायवाची होता है, दोस्तों व्यवहारिक हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो व्यवहारिक किसका पर्यायवाची होता है, ये रात्रि का होता है पर्यायवाची, कौन सा, व्यवहारिक। विरह का विलोम दोस्तों क्या होता है, विरह का विलोम जो होती है वो होता है मिलन, क्या होता है, मिलन होता है। विरह का विलोम क्या होता है, मिलन होता है। अगला सवाल आपके पास है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सी है, तो दोस्तों जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है, वो कौन से होता है, जिज्ञासा, क्या होता है, जिज्ञासा होती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ नया जीवन आरंभ करते हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना जीवन जो है ना आरंभ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। given below the 4 sentences 3 of which are jumbled, pick the option that gives correct order, यानी कि आपको करेक्ट ऑर्डर में आपको चूज करना है, कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि CABD जो है ना, इसको आप कर लीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज इनटू द नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस है। द प्रिंसिपल said to them that he did not want to see anyone to return with a complaint against them। ठीक है दोस्तों, इसको इंडायरेक्ट में कुछ चेंज करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द प्रिंसिपल सेड टू देम आई डू नॉट वांट टू सी एनीवन वांट टू रिटर्न विथ अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। In which the following questions 4 alternatives are given for the idioms and phrases to give oneself airs। इसका दोस्तों आपको बताना है कौन सा इसका idiom phrase क्या होगा। तो to give oneself airs का जो idiom phrase हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, behaving urgently। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। In the following questions out of the 4 alternatives choose the one which can be substituted। तो a person who had lost the protection of the law, उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो उसे बोलते हैं आउट लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाट एमजूम्ड हर, इसे पेशी बनाना है दोस्तों। तो वाट एमजूम्ड जो हर है इसका पेशी आपको बनाना है, क्या हो जाएगा, तो इसका पेशी हो जाएगा दोस्तों कि बाय वाट वाज द एमजूड सी एम्यूज्ड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। MS वर्ड के साथ में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जा सकता है, तो दोस्तों किसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, तो सेल का प्रयोग कर सकते हैं। MS एक्सेल के निम्नलिखित फीचर्स में किसका उपयोग सिलेक्ट किए गए विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जा सकता है दोस्तों। तो किसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए इसका इस्तेमाल जो दोस्तों हम लोग कर सकते हैं वो मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रूलर बार का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। MS एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का योग, गणना और औसत सभी चीज़ें जैसी चीज़ें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती है, तो दोस्तों वो प्रदर्शित की जाती है किस पे, तो वो होती है स्टेटस बार पर प्रदर्शित की जाती है। MS वर्ड के साथ में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता है, तो दोस्तों वो विकल्प कौन सी नहीं मिलती है, फॉर्मेट पेंटर जो यहाँ पे नहीं मिलता है, जबकि ये सभी जूम ऑप्शंस ओरिएंटेशन ये सभी मिलते हैं। निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है, तो दोस्तों वो कौन सी है, URL टूल नहीं है, जबकि ये तीनों क्या यहाँ पे टूल दे रखी है। MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल समान टेक्स्ट शेष बच जाता है, तो दोस्तों वो कौन सी होती है, वो होती है क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास है कि ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में NEFT का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों नेफ्ट जो हम लोग करते हैं तो नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो देखिए ये होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये क्या होती है, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है।
डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों वो फोल्डर जो होती है वो होती है कौन सी? ट्रैश फोल्डर होती है। आप सभी देखे होंगे मोबाइल में भी ट्रैश जो होता है ना, जिसमें आपको डिलीट कोई भी चीज़ डिलीट कर देते हैं तो उसमें जो है ना कम से कम 30 दिनों के लिए उसमें आपका स्टोर रहता है। ठीक है। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जाँच करता है कि क्या सभी तर्क सही है, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है? तो दोस्तों वो कौन सा परिणाम दर्शाता है? ये होती है एंड परिणाम दर्शाता है। 100 माइक्रो एम्पियर का आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है। रेंज वास्तविक कर 500 माइक्रो एम्पियर तक की धारा मापने हेतु प्रयुक्त शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा? ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद जो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, तो देखिए RM की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? तो 100 दे रखी है। ठीक है। RM ये हो गया RM की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, मेरा पेन नहीं चल पा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा हाथ से लिखना पड़ रहा है, जिससे कोई दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है दोस्तों, ये RM की वैल्यू कितनी है आपके पास? तो 100 ओम है। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो है ना एमीटर पूर्ण विक्षेप धारा कितनी है आपके पास? तो ये 100 एम्पियर है, यानी कि IM की वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रो एम्पियर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये 500 माइक्रो एम्पियर क्या है? तो ये एमीटर में मापी जाने वाली धारा, यानी कि I के मान दोस्तों क्या आपके पास दे रखी है? तो 500 माइक्रो एम्पियर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब हमको निकालना क्या? शक्ति गुणांक, यानी कि M की वैल्यू हमको निकालना है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक कैसे निकाल सकते हैं? तो I/IM यानी कि 500 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा? -6 बट्टे में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग? तो 100 गुना 10 पावर -6। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शंट प्रतिरोध निकालने के लिए कह रहा है कि शंट प्रतिरोध ना यहाँ निकालने के लिए, तो शंट प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो RM बटे शंट कैसे निकालते हैं? RM बट्टे क्या होता है? M-I होता है। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे कर सकते हैं। तो आपके पास RM कितना आपके पास है? 100 है। ठीक है, उसके बाद तो M की वैल्यू कितनी आपके पास है? तो 5 है, तो -1 करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 25 कट के कितना आएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 ओम दोस्तों ना आपके पास का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि दिए गए ग्राफ के DC वोल्टमीटर का द्वारा इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जो ग्राफ दे रखी है DC वोल्टमीटर द्वारा इसका मान जब निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 10 वोल्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक 10+6 साइन ओमेगा T+3 एंगस्ट्रॉम की दो धारा 2 मीटर से होकर प्रभावित होती है। वे PMMC मीटर तप्ता लोह चालित उपकरण है। संगत पाठ्यांक CA में क्या होगा? तो दोस्तों संगत पाठ्यांक CA में होगा 10 एम्पियर्स और 10.86 एम्पियर, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ट्रांसफार्मर के लिए किस भाग में एक छोटी सी बर्तन में सुखाने वाला पदार्थ रखा होता है दोस्तों? तो वो होती है किस में? तो ब्रीदर में क्या होती है? एक छोटी सी सुखाने वाला पदार्थ रखा होता है। परिणामित यानी कि ट्रांसफार्मर में लघु परिपथ परीक्षण ठोस लघु द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो क्यों ज्ञात करते हैं दोस्तों? हम लोग केवल निम्न वोल्टेज कुंडल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नो बाइंडिंग प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तो नो बाइंडिंग प्रतिरोध का मतलब होता है कि आंतरिक प्रतिरोध के सापेक्ष कोई शक्ति ह्रास नहीं होता है, उसी यही होता है नो बाइंडिंग प्रतिरोध का मतलब। वाट्स एवं क्रेन डैश करते हैं, तो वाट्स एवं क्रेन दोस्तों क्या करते हैं? तो ये स्टॉपिंग स्पीड कंट्रोलर एवं रिवर्सिंग का काम करते हैं। HRC फ्यूज द्वारा बेहतरीन सुरक्षा प्रदान होती है। दोस्तों HRC फ्यूज को दोस्तों हम बता चुके हैं आपको। तो HRC फ्यूज दोस्तों होती है, इसमें शॉर्ट्स परिपथ की सुरक्षा हेतु बेहतरीन काम ये करती है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। DC श्रेणी मोटर में रेखीय चुंबकीय विशेषताएं एवं नगण्य आर्मेचर प्रतिरोध है, तो मोटर की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें मोटर की चाल जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? तो ISC सेकंड के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। समकालिक मोटर में विकसित होने वाली यांत्रिक शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये उत्तेजना और भार पर निर्भर करती है। AC मोटर जिसमें वाइंडिंग नहीं होती है वह डैश है। तो ऐसी मोटर जिसमें वाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है, वो दोस्तों क्या होती है? वो हिस्टेरेसिस मोटर होती है। एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर स्लॉट की संख्या रोटर स्लॉट की संख्या के समान नहीं होती है, इसमें डैश का बचाव होता है। तो इसमें किसका बचाव होता है? इसमें कॉन्किंग का बचाव होता है। एक समान सर्वोमीटर इंडक्शन मोटर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें डैश होती है। तो दोस्तों इसमें क्योंकि इसमें जो होती है ना वो उच्च मोटर प्रतिरोध होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। सर्वो उपयोग हेतु डैश AC मोटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों सर्वो उपयोग हेतु जो AC मोटर का इस्तेमाल करते हैं
वो मोटर कौन सी होती है, तो 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है। 1 फेज इंडक्शन मोटर की प्रारंभिक टॉर्क टेस्ट होती है, तो उसकी प्रारंभिक टॉर्क दोस्तों होती है वो होती है 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। अगला सवाल देख लेते हैं आपके पास, न्यूट्रल का क्या लाभ होता है। दोस्तों न्यूट्रल का जो लाभ होता है ना, ये होती है, इससे भी जो लाभ होती है यहाँ पे न्यूट्रल का ही लाभ होते हैं। ELCB का विशेष उपयोग आपूर्ति का टने में होते हैं, जब डैश हो, तो दोस्तों जब दोषयुक्त स्थिति हो। अगला सवाल के पास है कि एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता कितनी होती है। तो दोस्तों आपको हमने इल्यूमिनेशन चैप्टर में बता चुका है ये सभी चीज़ें। तो एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता होती है, ये कितनी होती है, तो 50 लुमेन प्रति वाट होती है। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन बल्ब को किस में बदल दिया जाता है। दोस्तों एक्सपेंशन बल्ब जो होती है किसमें, सेक्शन पाइप में, कैपिलरी ट्यूब में, डिस्चार्ज पाइप में या एक्यूमुलेटर में, किस में हम लोग बदल सकते हैं। दोस्तों इसे कैपिलरी ट्यूब में हम लोग बदल सकते हैं। एक विद्युत चालित स्त्री में कुंडली में तली की प्लेट तक उष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, यहाँ पे चालन के द्वारा यहाँ पे मुख्यतः इसका होता है। आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए गए कंडक्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो कंडक्टर की व्यवस्था दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। किसी संचरण प्रणाली का फीडर को शक्ति प्रदान करता है, तो कौन शक्ति प्रदान करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अगला सवाल के पास है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में क्या होता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में जो है ना, ये इसमें आपको परिचालन लागत कम होती है, आरंभिक लागत उच्च होती है। एक हाल प्रभाव में पिकअप का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। दोस्तों जो इसका चुंबकीय फ्लक्स के मापन हेतु इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग होती है। दोस्तों वो पहलू जो होती है वो उनमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है, इसलिए अलग होती है। निम्न में से कौन सी फ्रीक्वेंसी मीटर का एक प्रकार है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रकार कौन सा यहाँ पे होगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर जो यहाँ पे मोटर यहाँ पे इसका प्रकार हो जाएगा। सिंगल फेज एनर्जी मोटर की करंट कॉइल किस पर लपेटी होती है। तो इसके करंट कॉइल जो होती है ना, दोनों लेमिनेटेड कोर के लिंब पर समान लपेटों के साथ में लपेटी जाती है। समान उत्तेजना पर एक तुल्यकालिक मोटर डैश पर लेता है, तो समान उत्तेजना पर एक तुल्यकालिक मोटर जो होती है ना, ये न्यूनतम धारा इकाई पावर फैक्टर पर लेता है। तुल्यकालिक मोटर में उत्पन्न हुआ बैंक EMF निम्न में से किसका अनुपातिक होगा। तो दोस्तों ये अनुपातिक किसका हो जाएगा, तो आपको बता दें ये रोटर उद्दीपन का जो है ना यहाँ पे उत्पादित हो जाएगा। एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 550 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज मेल्स पर 950 RPM की गति से चल रही है, तो उसकी स्लीप कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब कितने प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न जो है ना आपको हम कई बार हम बता चुके हैं। तो अब हम आपसे चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर होगा 5%। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 10 HP की शक्ति वाला एक प्रेरण मोटर के लिए प्रेरण मोटर प्रारंभिक कितनी होगी। तो दोस्तों ये जो मोटर हो जाएगी ये आपकी तार स्टार्टर प्रारंभिक मोटर हो जाएगी। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में निम्न क्या होगा। दोस्तों निम्न जो होगा ये आपकी वुंड स्टोर जो होगी यहाँ पे निम्न हो जाएगी। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क डैश के कारण होता है। तो प्रारंभिक टॉर्क जो होती है दोस्तों ये उच्च प्रारंभिक करंट और उच्च प्रारंभिक ऊर्जा घटक के द्वारा होती है। एक इंडक्शन मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा सीट प्रतिरोधक घटक समतुल्य परिपथ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों वो कथन जो है ना ये आपकी वायु घर्षण हानि और कोर हानि यहाँ पे सत्य हो जाएगी। इंडक्शन मोटर पर लॉक्ड रोटर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर पर डैश टेक्स्ट के समान होती है। दोस्तों ये समान जो होती है ये शॉर्ट सर्किट की क्या होती है यहाँ पे समान हो जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक कला प्रेरण मोटर का परिवर्तित बलाघूर्ण कितना होता है। तो दोस्तों इसका परिवर्तित बलाघूर्ण जो होती है ना वो आपकी शून्य होती है। कितनी होती है, 0 होती है। स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच फेज अंतर क्या होता है। तो स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच जो फेज अंतर होती है दोस्तों वो होती है 90 डिग्री का अंतर होता है इसमें। ठीक है, एक प्रतिक्षेप स्टार्टर प्रेरण मोटर एक डैश होता है। दोस्तों एक प्रतिक्षेप स्टार्टर प्रेरण मोटर जो होती है एकल फेज AC मोटर होती है। क्या होती है, एकल फेज AC मोटर होती है। बिजली से चलने वाले खिलौना में आमतौर पर मोटर होता है। दोस्तों बिजली से चलने वाली खिलौना होती है उसमें आमतौर में जो कौन सी मोटर लगाते हैं उसमें शेडेड पोल मोटर इस्तेमाल की जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में मुहूर्ता और सहायक वाइंडिंग का रखा जाता है। तो कहाँ पर रखते हैं दोस्तों इसको हम लोग 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल दूर पर हम लोग रखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण लोड तांबा हानि 600 वाट है, तो आधे भार में तांबा हानि कितनी हो जाएगी। दोस्तों ये सभी कितनी बार हम आपको बता चुके हैं। अब हम चाहते हैं सभी लोग आपका आंसर देंगे, तो 150 वाट यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए डैश की जरूरत होती है। तो ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए किसकी जरूरत होती है दोस्तों,
दोस्तों, तो ये अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की ज़रूरत होती है। एक ट्रांसफार्मर में डैश सेफ्टी रिले की तरह कार्य करता है। तो एक ट्रांसफार्मर में जो होती है ना रिले काम को करता है, तो बुकोल्ज रिले जो होती है सेफ्टी रिले के रूप में काम करता है। अगला सवाल आपके पास है कि निम्न में से ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा नहीं है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर का हिस्सा यहाँ पे नहीं है दोस्तों? तो कम्यूटेटर जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं होता है। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार डैश में दिया जाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार जो होती है किस पे दिया जाता है? तो ये वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। ठीक है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? तो किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है दोस्तों? तो 2 और 3 यानी कि पावर ट्रांसफार्मर में और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर में क्या होती है? टैप चेंजर होता है। 2 प्रत्यावर्तक समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक होती है? तो दोस्तों वो शर्तें जो होती है वो कौन सी आवश्यक होती हैं? वो होती है वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त होता है? तो बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में जो रोटर प्रयुक्त करते हैं दोस्तों, वो हम लोग करते हैं कौन सा? नॉन सेलिएंट पोल जो होती है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यदि डीसी मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों वो हो जाएगी कौन सी? तो मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इंटरपोल डैश के लिए होते हैं दोस्तों। इंटरपोल जो होते हैं किसके लिए होता है बताना है आपको? इंटरपोल दोस्तों होते हैं आपको कम्यूटेटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। डीसी मोटर के क्षेत्र में कमज़ोर होना के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो वो कौन सी होती है? तो नियत बलाघूर्ण नियंत्रण विधि द्वारा कमजोर होना के रूप में जाना जाता है। निम्न मोटरों में से किसमें ऋणात्मक गति विनियमन होती है? तो किसमें ऋणात्मक गति विनियमन होती है? ये होती है किसमें? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में होती है। डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो डीसी मोटर गति जो होती है ना किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डैश यांत्रिक हानि में शामिल होती है, तो कौन से यांत्रिक हानि में शामिल होता है? तो ब्रूस पर घर्षण नुकसान जो है ना ये यांत्रिक हानि में क्या होती है? शामिल होती है। वेल्डिंग जनरेटर में क्या होगा दोस्तों? वेल्डिंग जनरेटर होते हैं ना इसमें क्या होते हैं आपको बताना है। तो वो दोस्तों क्या होते हैं? लैंप वाइंडिंग में ऐसा होता है। फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम के आधार पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा डैश द्वारा प्रदर्शित होती है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है दोस्तों वो आपकी मध्यमा द्वारा क्या होती है? मतलब कि दिशा की ज्ञान होती है। ठीक है, इसे आप याद में रख सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंगूठा क्या दिखाते हैं यहाँ पे? तो अंगूठा चालक को दर्शाता है। किसको? चालक को दर्शाता है अंगूठा। ठीक है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होते हैं ना इसका मुख्य कार्य जो होते हैं वो होते हैं एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटरों में प्रयुक्त कार्बन ब्रश किसके लिए होते हैं? तो कार्बन ब्रश जो होती है ना ये आपके प्रवाह के लिए करंट लो एक मार्ग प्रदान करना इसके लिए होते हैं। ठीक है, सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए वरना क्या हो जाएगा? तो वरना प्लेट सल्फीकृत हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, अधिक धारा देने से जब प्लेट ऐंठ जाती है वह शॉर्ट हो जाती है तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं बैकलिंग प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को हमने यहीं पर कवर कर लिया। आशा करते दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।